नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त हेडलाइंस पर। गैरसैंण में कल होगा बजट सत्र का आगाज। विधायकों के हर सवाल का जवाब देने के लिए सरकार तैयार। वीआईपी मूवमेंट को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट। उत्तराखंड में मिशन 2027 के लिए शाह ने दिया बूथ जीता चुनाव जीता का मंत्र। जनता के साथ विधायक करेंगे भोजन पर चर्चा। बूथ स्तर पर जाकर भाजपा टटोलेंगे नब। देहरादून में झंडा आरोहण के साथ शुरू हुआ ऐतिहासिक झंडा मेला। हजारों श्रद्धालु बने भव्य पल के साक्षी। सुरक्षा के दिखे कड़े इंतजाम। और उत्तराखंड में वर्षवार भर्ती की मांग को लेकर नर्सिंग अभ्यर्थियों ने निकाली सीएम आवास तक रैली। पिछले 94 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी। सड़क पर बैठकर आवाज को किया बुलंद। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। गैरसैंण में कल से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। 13 मार्च तक बजट सत्र चलने के लिए जहां एक तरफ सरकार गैरसैंण पहुंच चुकी है, तो बता दें कि विधायकों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं सरकार भी माननीयों के हर सवाल का जवाब देने का दावा कर रही है। और इसके साथ ही वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गैरसैंण में कल यानी 9 मार्च से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और सरकार अपना पूरा तामझाम लेकर पहाड़ चढ़ने को तैयार है। सोमवार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत सभी मंत्री और विधायक गैरसैंण में नजर आने वाले हैं। इस बार विधायकों ने सदन में पूछने के लिए करीब 600 सवाल दागे हैं। मुद्दे अनगिनत है, लेकिन इन सब के लिए सिर्फ 5 दिन का समय मिला है। 9 मार्च से 13 मार्च तक ही गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित होगा। यूँ कहा जा सकता है कि गैरसैंण में सत्र अक्सर रस्म अदायगी बनकर ही रह जाता है। साल 2014 से लेकर अभी तक यानी पिछले 13 सालों में सरकार 11वीं बार पहाड़ चढ़ रही है। 10 सत्र की बात करें तो कुल 35 दिनों तक कार्यवाही चली है। साल 2014 में 3 दिन की सत्र अवधि रही है। साल 2015 में 2 दिन सत्र चला। साल 2016 में 2 दिन सत्र चला। 2017 में 2 दिन सत्र चला। 2018 में 6 दिन सत्र की अवधि रही। 2019 में शून्य रहा। 2020 में सत्र 5 दिन तक चला। 2021 में सत्र 6 दिन तक चला। 2022 में शून्य रहा। 2023 में 4 दिन तक सत्र चला है। 2024 में 3 दिन तक सत्र चला है। 2025 में 2 दिन तक सत्र की कार्यवाही चली है, जिस पर विपक्ष सरकार को घेरते हुए आरोप लगाती रही है कि सरकार गैरसैंण के नाम पर सिर्फ औपचारिकताएं पूरी करती है। हालांकि किसी भी राज्य के लिए विधानसभा सत्र काफी जरूरी होता है। प्रदेश के तमाम ज्वलंत मुद्दों पर सदन में चर्चा की जाती है। यही वजह है कि विपक्षी दल भी सदन की कार्यवाही को ज्यादा दिनों तक चलाने की मांग करता रहा है, ताकि सदन के अंदर जनता से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दों पर बेहतर ढंग से चर्चा की जा सके, क्योंकि जनता को उम्मीद होती है कि उनके विधायक सदन में उनके क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को उठाएंगे। लेकिन जब तक उनके बोलने की बारी आती है, तब तक सत्र खत्म हो जाता है। हालांकि सरकार का कहना है कि वो पूरी तैयारी के साथ गैरसैंण पहुंच रही है। सरकार ये भी दावा कर रही है कि वो हर सवाल का जवाब देगी और कई विधेयक भी पास कराएगी। वहीं विपक्ष भी सरकार को सड़क से लेकर सदन तक घेरने की रणनीति तैयार कर चुका है। बिगड़ती कानून व्यवस्था, बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा व्यवस्था, खस्ताहाल सड़क, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधने के लिए तमाम तैयारियां की हुई है। अब देखना ये होगा कि 5 दिन की सदन की कार्यवाही में वो तमाम सवाल और मुद्दे उठ पाएंगे जिनके लिए सत्र आयोजित हो रहा है, या फिर हमेशा की तरह ये सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आएगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। चमोली के भराड़ीसैंण में शुरू होने वाले विधानसभा बजट सत्र के लिए पुलिस प्रशासन की तैयारियां जोरों शोरों पर है। बता दें कि पुलिस महानिदेशक वी मुरुगेशन ने ड्यूटी में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को ब्रीफ किया। पुलिस को सतर्कता, अनुशासित और जिम्मेदार रहकर ड्यूटी निभाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं।
उत्तराखंड में गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार से चुनावी शंखनाद कर चुके हैं, तो वहीं पार्टी को जीत का मंत्र देते हुए कुछ बड़ी जिम्मेदारी भी देकर गए हैं। बीजेपी की टोली बैठक में 2027 के चुनाव को लेकर रूपरेखा तय की गई है और बूथ जीता चुनाव जीता के मंत्र के साथ सांसद और विधायकों को बूथ स्तर पर पहुंचने के लिए कहा गया है। ये रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार में दिखा भाजपा का शक्ति प्रदर्शन। शाह ने बीजेपी को दिया 27 में जीत का मंत्र। बूथ स्तर पर जाकर टटोलनी होगी नब्ज। जनता के साथ विधायक करेंगे भोजन। उत्तराखंड बीजेपी मिशन 2027 की तैयारियों में जुट चुकी है। जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने हरिद्वार से चुनावी बिगुल फूका है, तो वहीं 27 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के मकसद से मैदान में डट चुकी बीजेपी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बूथ जीता चुनाव जीता का मूल मंत्र दिया है। पार्टी की प्रांतीय टोली बैठक में उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति को धरातल पर उतारने और बूथ केंद्रित कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। शाह ने पार्टी नेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए कि वो बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की संतुष्टि और संगठनात्मक विस्तार पर ध्यान दें, जिसके लिए उन्होंने एक व्यापक कार्य योजना पर काम करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर नए सेल और विभागीय इकाइयों का गठन किया जाएगा। सभी विधायक और सांसदों को निर्देश दिए गए हैं कि वो जनता और बूथ कार्यकर्ताओं की समस्याओं का सीधे समाधान करेंगे। कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति और जनसंपर्क में मजबूत बनाने के लिए प्रदेश भर में विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। बूथ स्तर पर सांसदों और विधायकों को जाकर हर दिन कोई न कोई एक कार्यक्रम आयोजित करना होगा। जनता की समस्याएं सुननी होगी और उनके समाधान भी करने होंगे। इसके अलावा हर बूथ के मतदाताओं से लगातार संवाद और उन्हें केंद्र और व राज्य सरकार की उपलब्धियां और ऐतिहासिक फैसलों से अवगत कराने की भी बात कही है। विधायक मंडल स्तर पर भोजन पर चर्चा भी करेंगे। यूँ कहें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बूथ इकाइयों की मजबूती पर खास फोकस किया है, क्योंकि भाजपा मानती है कि पार्टी की ताकत उसके कार्यकर्ता हैं, जो बूथ स्तर पर मतदाताओं से सीधे जुड़े रहते हैं। बूथ समिति के जरिए ही पार्टी की विचारधारा को गांव-गांव और हर बूथ तक पहुंचाया जा सकता है। बता दें कि पार्टी के हक में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए बूथ कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका होती है। यही कारण है कि बीजेपी बूथ इकाइयों की मजबूती पर अभी से ध्यान दे रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी 29 विधानसभा सीटों पर भी ज्यादा ध्यान दे रही है, जहां वो पिछले चुनावों में हार गई थी। इन क्षेत्रों में बूथ कमेटियों को सक्रिय किया जा रहा है, ताकि जनता का मन टटोला जा सके। जहां जो कमी रह गई है, जो गलतियां हुई है, उनका निस्तारण कर उन सीटों को अपनी झोली में लाया जा सके। खैर, सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो 27 में पता लग ही जाएगा, लेकिन जिस जुनून के साथ बीजेपी 27 की तैयारी में जुटी हुई है, उसे देख कहीं न कहीं विपक्ष को भी अभी से चुनावी मैदान में अपने कदम मजबूत करने होंगे। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा उत्तराखंड बीजेपी के लिए बूस्टर डोज साबित हो सकता है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ प्रदेश में सीएम बदलने की चर्चा जोरों शोरों पर थी, तो वहीं भरे मंच पर एक बार फिर शाह धामी की पीठ को थपथपा गए हैं और ये संदेश देकर गए हैं कि सीएम धामी हाईकमान के भरोसे पर खरे उतरे हैं, यानी कि 2027 में भी मुख्यमंत्री का चेहरा सीएम धामी हो सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। शाह ने फिर थपथपाई धामी की पीठ। उत्तराखंड के लिए धामी को बताया मुफीद। सीएम धामी के हाथों में ही रहेगी 27 की कमान। 2027 के लिए हाईकमान का इरादा साफ। बीजेपी के कई नेताओं के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा गेम चेंजर साबित हो गया है, क्योंकि हाईकमान ने साफ कर दिया है कि धामी की धमक अभी फीकी नहीं पड़ी है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2027 में नेतृत्व को लेकर जो संकेत दिया है, उससे तो यही माना जा रहा है कि हाईकमान के लिए धामी मुफीद है। असल में पिछले कुछ महीनों से सियासी गलियारों में ये हवा बनाई जा रही थी कि उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। न सिर्फ विपक्ष दावा कर रहा था, बल्कि बीजेपी की अंदरूनी खींचतान ने भी मुख्यमंत्री बदलने को लेकर चल रही तमाम अटकलों को बल देने का काम किया हुआ था। लेकिन शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद ऐसी सभी चर्चाओं पर पूरी तरह से विराम लग चुका है।
इसके पीछे की वजह मंच पर नजर आई गृह मंत्री अमित शाह और सीएम धामी के बीच की शानदार केमिस्ट्री रही। बता दें कि 23 मार्च को धामी सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और इन दिनों प्रदेश भर में धामी सरकार के 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन्हीं कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह 1 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आए थे। शाह का कार्यक्रम उत्तराखंड के द्वार धर्म नगरी हरिद्वार के बैरागी कैंप में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी। मंच पर बीजेपी सांसद विधायक शाह के साथ बैठे हुए नजर आए, लेकिन चर्चाओं में गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच की बॉन्डिंग रही, जिसने न सिर्फ विपक्ष को खामोश कर दिया बल्कि जवाब बीजेपी के अंदर सीएम की कुर्सी की राह ताक रहे नेताओं को भी दिया गया कि धामी केंद्र के भरोसेमंद चेहरों में से एक है। और ये 9 साल उत्तराखंड के विकास के 9 साल, ये 4 साल के अंदर मुख्यमंत्री धामी जी ने एक एक समस्या को चुन चुन कर समाप्त करने का एक रचनात्मक अभिगम लिया। इसके कारण उत्तराखंड आज विकास के रास्ते पर 2 दूनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने धामी सरकार के कड़े और बड़े फैसलों को गिनाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पीठ को थपथपाया। उन्होंने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए कमीशनखोरी, छात्रवृत्ति घोटाले का जिक्र किया और सूबे की धामी सरकार को ईमानदार बताया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में युवाओं को बिना पर्ची और खर्ची के नौकरियां मिल रही है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सख्त नकल विरोधी, दंगा कानून, धर्मांतरण कानून जैसे आज ये सभी कानून मिसाल बन गए हैं। उन्होंने कहा कि धामी नेतृत्व में उत्तराखंड 4 गुना तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। मित्रों, आज ही 1132 करोड़ के धन सुखाकारी के अलग अलग कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन हो रहा है। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो ये नौकरियां आपको मिलती क्या? जरा जोर से बोलो, मिलती क्या? पर्ची भी चाहिए होती और खर्ची भी लगती। और यहां पर धामी जी ने जो नकल विरोधी कानून बनाया है, वो कानून ने एक प्रकार की पारदर्शिता रोजगारी क्षेत्र में लाई। 2027 का चुनावी बिगुल फूंक गए शाह के इस दौरे से साफ हो गया है कि उत्तराखंड में धामी के मैजिक का दौर अभी जारी रहने वाला है। दिल्ली धामी से खुश है और उत्तराखंड के लिए धामी मुफीद है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। देहरादून के ऐतिहासिक झंडेजी मेले का आगाज आज हो चुका है। आपको बता दें कि हजारों श्रद्धालुओं की अगुवाई में दर्शनी गुलाब चढ़ाया गया। देश विदेश से बड़ी संख्या में संगत श्री झंडेजी मेले में शामिल होने के लिए दरबार साहिब पहुंची, तो वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम का भी दावा किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। देहरादून में ऐतिहासिक झंडेजी मेले की शुरुआत, झंडारोहण के साथ हुआ मेले का आगाज। हजारों श्रद्धालु बने भव्य पल के साक्षी। दून में चारों ओर भक्ति और उल्लास। राजधानी देहरादून के इतिहास की निशानी और हजारों लोगों की आस्था का प्रतीक झंडे मेले का आगाज झंडारोहण के साथ हो चुका है। श्री गुरु रामराय दरबार साहिब में 94 फीट ऊंचे झंडे जी आरोहण के साथ इस झंडे मेले की शुरुआत हो चुकी है। इस भव्य पल के साक्षी बनने के लिए देश विदेश से संगत दरबार पहुंची, जहां पर हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में और दरबार साहिब के श्री महंत देवेंद्र दास महाराज की अगुवाई में झंडे जी का आरोहण किया गया। देहरादून के इतिहास में हर साल होली के 5वें दिन चैत्र कृष्ण पंचमी को पुरानी झंडे जी को उतारकर दूध, दही और गंगा जल से स्नान कराया जाता है।
और नए गिलाफ चढ़ाए जाते हैं। इसमें 41 साधे और 21 सनील के गिलाफ के ऊपर सबसे अंत में एक दर्शनी गिलाफ चढ़ाया जाता है, जो आस्था और परंपरा का मुख्य केंद्र है। दर्शनी गिलाफ चढ़ाने का अवसर बेहद खास माना जाता है। इसके लिए श्रद्धालु सालों पहले से दरबार साहिब में अपना नाम दर्ज कराते हैं। बताया जाता है कि करीब 90 से 100 साल बाद श्रद्धालु को दर्शनी गिलाफ चढ़ाने का मौका मिलता है और इस बार ये सौभाग्य देहरादून निवासी व्यापारी अनिल गोयल को प्राप्त हुआ है, जो झंडे जी पर दर्शनी गिलाफ चढ़ा रहे हैं। बता दें कि पंजाब में जन्मे गुरु राम राय महाराज के जन्म उत्सव के रूप में मनाए जाने वाला मेला देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी शुमार है। कहा जाता है कि गुरु राम राय महाराज ने देहरादून में डेरा डाला था, जिसकी वजह से उस समय देहरादून को देहरादून कहा जाता है, जो बदलते वक्त के साथ देहरादून कहलाए जाने लगा। जो भी संगतें दरबार साहिब में मत्था टेकने आती हैं तो उस पर वो चुन्नी और रुमाल बांधती है और जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो उसको खोल देते हैं। तो ऐसा विश्वास है और ये लोगों को इसकी जो है फल मिला है, इसीलिए ये हर साल जो है संगतें ऐसा करती हैं। वहीं यहाँ आने वाले श्रद्धालु धार्मिक दर्शन के साथ साथ मेले का आनंद भी लेते हैं और खरीदारी भी करते हैं। बहुत कुछ मिला जो गुरु महाराज के दरबार से। हमारे जो बुजुर्ग हैं 130 साल से आते हैं। गुरु महाराज की बहुत कृपा है, बहुत कुछ दिया महाराज ने, रौनक लगाई हुई है, बहुत कुछ है, महाराज जी कृपा है। झंडा जी जो आज चढ़े हैं ये हमारे जद्दी गुरु हैं, बहुत पुराने कुलों से आ रहे हैं। हम हर साल आते हैं, हम कभी नागा नहीं डाला। हमें झंडा जी पे बहुत कुछ मिला है। मेरा बेटा डॉक्टर सर्जन है महाराज जी के हॉस्पिटल में और मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया में है और हम कुछ भी नहीं थे, सब कुछ इन्होंने हमें दिया है। ये मेला न केवल धार्मिक आयोजन का प्रतीक है बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव जैसा माहौल लेकर आता है। उधर झंडे जी मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं। सीसीटीवी और ड्रोन की मदद से निगरानी की जा रही है। यातायात पुलिस ने भारी भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक प्लान भी तैयार किया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में नर्सिंग भर्ती को वर्षवार करने के लिए नर्सिंग अभ्यर्थियों की लंबी लड़ाई जो है वो देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि लंबित मांगों को लेकर नर्सिंग एकता मंच ने महिला दिवस के मौके पर भी मुख्यमंत्री आवास तक रैली निकाली और बताया जा रहा है कि यहां अभ्यर्थी 94 दिनों से एकता विहार में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं नर्सिंग एकता मंच के अध्यक्ष का कहना है कि अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार वर्षवार भर्ती निकाले, साथ ही ठोस फैसला लिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार इस पर कोई दिशा निर्देश नहीं देती तो अभ्यर्थी उग्र आंदोलन भी करेंगे। और लगातार जो 94 दिन से नर्सिंग एकता मंच उत्तराखंड बैनर तले अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन एकता विहार में चल रहा है, उसी के संदर्भ में जो आज हमारी महिलाओं के क्या समाज में हमारी भागीदारी रही है, क्या उनका रोल रहा है, उसी के तहत यहाँ पे हमारे कुछ लोग गेटअप में पहुंचे हैं। चाहे भारत माता की बात करें, चाहे वो फिर तिलू रोतल्या की बात करें, चाहे गौरा देवी की बात करें, चाहे रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, चाहे वो आर्मी की बात करें, तो हर एक वेशभूषा में हमारी जो आज महिलाएं हैं। देखिए, जैसे एक वुमेन होती है, कुछ ही दिनों में नवरात्रि भी आने वाली, जिसमें कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारी माताएं हैं वो अलग अलग रोल प्रदान करती है। तो वैसे एक वुमेन एक हाउसवाइफ भी होती है जो कि अच्छे से अपने घर भी संभालती है, बच्चे संभालती है, और जैसे एक वुमेन होती है जो टीचर भी हो सकती है, वो इंजीनियर भी हो सकती है, डॉक्टर भी हो सकती है, नर्सेज भी होते थे। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जब हम नर्सिंग में होते हैं तो हम हॉस्पिटल में भी वही रोल करते हैं, हम अपने पेशेंट के साथ उतने ही सॉफ्टली डील करते हैं। तो जब हमारी हकों की बात होती है, इसलिए अगर तब टाइम से हमें हक नहीं मिलता है तो फिर धरना प्रदर्शन करना जरूरी होता है। उत्तराखंड में वन अग्नि सीजन शुरू हुए करीब 2 हफ्ते हो गए हैं। आपको बता दें कि मुख्य वन संरक्षक सुशांत कुमार पटनायक ने बताया है कि अभी तक जंगलों में आग की केवल छोटी घटनाएं ही सामने आई हैं, जिन पर तुरंत काबू पा लिया गया है। उन्होंने बताया कि आग की घटनाओं को रोकने के लिए चीड़ की पत्तियां बड़े स्तर पर एकत्र करवाई जा रही है। इससे स्थानीय लोगों की आर्थिकी भी मजबूत हो रही है और जंगलों को भी आग से राहत मिल रही है। बता दें कि वन अग्नि से निपटने के लिए पिछले महीने मॉक ड्रिल भी आयोजित हुई थी और लोगों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है। देखिए, जो हमारी वनाग्नि काल है 15 फरवरी से भले ही शुरू हो रहा हो, परंतु स्थिति वर्तमान में नियंत्रण में है और किसी प्रकार की भयावह स्थिति नहीं है वर्तमान। जैसा कि मैं पूर्व से भी कह रहा हूं कि वन विभाग स्तर पर, फील्ड स्तर पर वन प्रभाग
स्तर पर और प्रत्येक जिले में पूर्ण तैयारी है। हमारी मॉक ड्रिल एक्सरसाइज के माध्यम से हम अपनी तैयारी को पिछले माह भी जांच परख लिए हैं। हमारी क्रू स्टेशंस, मास्टर कंट्रोल रूम और इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर फॉरेस्ट हेडक्वार्टर पूर्ण रूप से एक्टिव है। हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं विद्युत के निजीकरण के खिलाफ विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। 10 मार्च को प्रदेश भर में बताया जा रहा है कि कार्य बहिष्कार का आह्वान किया गया है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी बिल 2025 के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रविवार को देहरादून में भी आयोजित फेडरेशन की फेडरल एग्जीक्यूटिव बैठक में बिजली क्षेत्र के निजीकरण और नई नीतियों के विरोध में देहरादून में भी कार्य बहिष्कार किया जाएगा। आज यहाँ ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही है। देश के 18 प्रांतों के बिजली इंजीनियर यहाँ पर आए हैं और हमारा मुख्य कंसर्न ये है कि सरकार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 पार्लियामेंट में रखने जा रही है। अभी जानकारी 10 मार्च को रखेगी। तो आज हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि 10 मार्च को पूरे देश के सभी पावर इंजीनियर्स और जो एम्प्लॉइज वो काम छोड़ के बाहर आ जाएंगे, पूरे दिन प्रोटेस्ट करेंगे और अगर उसके बावजूद भी गवर्नमेंट अपना रुख नहीं बदलती तो और कड़ा निर्णय हम लोग उसके बाद लेंगे। वहीं काशीपुर के राजकीय एलडी भट्ट उप जिला चिकित्सालय परिसर में खुले पड़े बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अस्पताल के रिहायशी क्षेत्र और एम्बुलेंस स्टैंड के पास मेडिकल कचरा मिलने पर संक्रमण के फैलने का खतरा बढ़ गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि आवारा कुत्ते कचरे को इधर से उधर फैला रहे हैं, लेकिन प्रशासन सोया हुआ है। देखिए, इसमें जो है जो जनरल वेस्ट है, जो नित्य प्राय जैसे हमारे किचन भी है उसका भी वेस्ट होता है, जो गीला कचरा होता है, और जो पन्नियां हैं वो सूखा कचरा है। तो इस तरह का कचरा जो है वो नगर निगम की जिम्मेदारी है कि उसका निस्तारण वो करती है। वो अपनी गाड़ियां भेजती है समय समय पर, बल्कि लगभग रोज ही गाड़ी आती है नगर निगम की। और अभी हमने नगर निगम को जो है आपसी सामंजस्य के जरिए जो है हमने उनको सुविधा भी दे रखी पार्किंग की। तो अब अगर उन कचरा कहीं पाया गया है तो थोड़ा सा नगर निगम से मुझे समन्वय फिर से उसको मजबूती से बनाना होगा। लेकिन जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसके लिए हमारे यहाँ ग्लोबल एनवायरनमेंट सोल्यूशन करके संस्था है जो पूरे कुमाऊं रीजन का बायोमेडिकल वेस्ट की जिम्मेदारी उसकी है निस्तारण की। रुद्रपुर में पुलिस पर हमला करने वाला नशा माफिया नाजिम के घर पर नगर निगम ने ध्वस्त करने की कार्यवाही के लिए कमर कस ली है। महापौर विकास शर्मा के निर्देश पर आरोपी के घर वालों को नोटिस थमा दिया गया है। नोटिस में 15 दिनों के अंदर दस्तावेज दिखाने के लिए कहा गया है। वहीं दस्तावेज नहीं दिखाने के बाद बुलडोजर कार्यवाही को अमल में लाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देशानुसार उत्तराखंड को नशा मुक्त करने का अभियान लगातार चल रहा है और आप देख रहे हैं कि नगर निगम रुद्रपुर ने पहले भी 2-3 जो नशा बेचने वाले तस्कर थे, चाहे वो टरिया रोड पर हो, चाहे गंगापुर रोड पर हो, ट्रांजिट कैंप पर हो, उनके दुकानों को तोड़ने का हमने काम किया था। अभी जो नाजिम है जिसकी पुलिस के साथ मुठभेड़ भी हुई थी और हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमान अजय गणपति जी ने अभी उनका एनकाउंटर भी किया था, उनके गोली भी लगी है। और ऐसे नशेड़ी जो समाज के लिए भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से समाज को खराब करने की कोशिश करते हैं, हमारी आने वाली युवा पीढ़ी को खराब करने का जो काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ धामी सरकार सख्ती से एक्शन ले रही है। वहीं किच्चर की रहने वाली स्वामी तिवारी ने यूपीएससी की परीक्षा में 46वीं रैंक हासिल की है। बताया जा रहा है कि उन्होंने न केवल घर वालों का बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस मौके पर जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने स्वामी तिवारी को ढेरों शुभकामनाएं दी। वहीं स्वामी तिवारी ने बताया कि आज के दौर में आधुनिक तकनीक को अपनाना बेहद आवश्यक है। वहीं रुड़की के कलियर में मोहम्मद शोहेब ने भी यूकेपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल की है। पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल देखने को मिला। बता दें कि विधायक काजी फुरकान अहमद ने उनके घर पहुंचकर फूल माला और शॉल उनको भेंट की और बताया जा रहा है कि उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। उसका मैंने मेहनत की है तो उसका मुझे जो फल मिला है वो मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन मैंने उससे पहले और एजुकेशन हायर एजुकेशन स्टडी किया है
तो उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए था लोगों को, जैसे अभी मेरी जॉब को अप्रिशिएट किया है। यूकेपीएससी की परीक्षा पास की, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और सबसे पहले तो इनके वालिद साहब और मम्मी को, क्योंकि उन्होंने इस बच्चे को पढ़ाया, आज पढ़ लिख कर जो परीक्षा पास की। रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में बाइक सवार युवकों ने सरेआम फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शिकायतकर्ता ने बताया है कि आरोपी ने नाबालिग लड़की को ब्लैकमेल किया और पढ़ाई छोड़ने के लिए कहा कि वो घर बैठ जाए। वहीं पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। एक चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। गैरसैंण में कल होगा बजट सत्र का आगाज। विधायकों के हर सवाल का जवाब देने के लिए सरकार तैयार। वीआईपी मूवमेंट को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट। उत्तराखंड में मिशन 2027 के लिए शाह ने दिया बूथ जीता चुनाव जीता का मंत्र। जनता के साथ विधायक करेंगे भोजन पर चर्चा। बूथ स्तर पर जाकर भाजपा टटोलेंगे नब्ज। देहरादून में झंडा आरोहण के साथ शुरू हुआ ऐतिहासिक झंडा मेला। हजारों श्रद्धालु बने भव्य पल के साक्षी। सुरक्षा के दिखे कड़े इंतजाम। और उत्तराखंड में वर्षवार भर्ती की मांग को लेकर नर्सिंग अभ्यर्थियों ने निकाली सीएम आवास तक रैली। पिछले 94 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी। सड़क पर बैठकर आवाज को किया बुलंद।